हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में और इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। आज हम ये बात करेंगे कि इसके कौन कौन से फील्ड हैं और इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। तो इस पर अगर हम बात करें, आपको किसी भी बुक में आराम से ये मिल जाएगा, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो हम ये समझेंगे कि इसका जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ पर है। मान लीजिए ये हमारी एक इंडस्ट्री है, ये इसका एंट्रेंस है। तो सबसे पहले जैसे ही एंटर पे क्या होगा, सिलेक्शन। तो सबसे पहला जो स्कोप आता है, सबसे पहला जो फील्ड आता है वो इसका सिलेक्शन का है। सिलेक्शन से मतलब इंडस्ट्री को कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उसकी इंडस्ट्री के लिए उचित हो, और व्यक्ति को भी इस तरीके की इंडस्ट्री चाहिए जहां पर उसकी क्षमताओं का उसकी क्षमताओं या उसकी जो इंटेलिजेंसी है या उसकी जो एफिशिएंसी है उसको काम करने के लिए अच्छा माहौल मिल सके या अच्छा वातावरण मिल सके। तो सबसे पहला जो हमारा स्कोप आता है वो है सिलेक्शन में, कि सिलेक्शन कैसा होना चाहिए कि उचित व्यक्ति का ही सिलेक्शन हो, और जिस इंडस्ट्री में या जिस काम को जो व्यक्ति कर सकता है तो किसी उचित व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाए। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा फील्ड या इसका जो स्कोप है वो सबसे पहले सिलेक्शन में है। कि तो कहने का ये मतलब है कि सिलेक्शन करते समय हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन जो भी टेस्ट यूज किए जाए सिलेक्शन या जो भी इंटरव्यू यूज किया जाए तो उसका बेस क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए। इंटरव्यू है, टेस्ट है या कोई और चीज, किसी और तरीके से हम अगर मान लीजिए उनका सिलेक्शन कर रहे हैं किसी परफॉर्मेंस के बेस पर, ग्रुप डिस्कशन के आधार पर, तो उन सब का बेस जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होना चाहिए। सिलेक्शन करने के बाद जो हमारा आता है वो आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मतलब है कि हमने व्यक्तियों को तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति जिस काम के लिए बेहतर है, जो व्यक्ति या जिस काम को जो व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से कर सकता है उसी व्यक्ति को उस काम के लिए लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है, तो जिस काम के लिए जो व्यक्ति में एफिशिएंसी है या जिस काम को करने के लिए जैसा जिसका एप्टीट्यूड है उसी के अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाए। तो दूसरा हमारा जो स्कोप आ जाता है या फील्ड आता है वो प्लेसमेंट में, कि प्लेसमेंट जो है उसका वो सही होना चाहिए। इसका फायदा इंडस्ट्री को भी मिलेगा और व्यक्ति को भी मिलेगा। अगर उसे उचित काम मिल गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा इंडस्ट्री का, और अगर उसे उसकी क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिला तो वो खुद व्यक्ति भी उस काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो दूसरे काम को, जिस काम के लिए उसे लगता है कि हाँ ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, जिसमें उसका एप्टीट्यूड हमें, तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमें कुछ टेस्ट या जो भी हमें यूज करना चाहिए जिसके आधार पर हम क्या कर सके। तो ये हमारे सारे फील्ड जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हैं। उसके बाद प्लेसमेंट के बाद में आता है कि जहां पर वो काम कर रहा है वो वर्किंग कंडीशन क्या है, कैसा वातावरण है जहां पर वो काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए भी हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की मदद लेनी पड़ती है कि जहां पर वो काम कर रहा है क्या उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है, प्रॉपर, अगर मान लीजिए उसके चारों तरफ हीट तो नहीं है, अगर हीट है तो एसी की व्यवस्था है या नहीं, गर्मी तो नहीं है, ठीक है, प्रकाश उचित, अगर वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है तो कितनी उसको लाइट की जरूरत है, किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिर वर्किंग कंडीशन में उसके वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो काम कर रहा है, किस तरीके की मशीन पर कितने घंटे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो कितने घंटे, और कितने घंटे वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है जब वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। तो वो वर्किंग आवर्स किस तरीके से डिसाइड किए जाए, तो वो सारा वर्किंग कंडीशन में आएगा। रेस्ट उसको कितना दिया जा रहा है, वो रेस्ट टुकड़ों में दिया जा रहा है, एक साथ दिया जा रहा है। तो ये रेस्ट के लिए भी बहुत सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं पे बेस्ड हम ये बताएंगे कि कितना रेस्ट होना चाहिए, या इन्हीं पर बेस्ड उनको रेस्ट दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो एक ही काम कर रहा है, अगर वो बोर हो गया तो इस बोरेडम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की फील्ड है या स्कोप है वो भी इसी के अंतर्गत आता है कि अगर व्यक्ति एक ही एक काम को कर रहा है तो किस तरीके से उसकी इस समस्या का समाधान किया जाए कि उसमें बोरेडम है वो नहीं आए।
दूसरा, अगर मान लीजिए बार बार व्यक्ति एब्सेंट रह रहा है, एब्सेंटिज्म, तो अगर मान लीजिए वो बार बार अपने काम पर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कारण है जिस वजह से काम पर नहीं आ रहा है। मान लीजिए किसी और कंपनी में, किसी और इंडस्ट्री में अगर उसे अच्छा वेतन मिल रहा है, उसे लग रहा है कि अगर मैं इतना ही काम किसी और इंडस्ट्री में करूं तो मुझे इससे अच्छा वेतन मिलेगा। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए भी हमें क्या करना होगा, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ही समझना पड़ेगा। ये वर्किंग कंडीशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि किस तरीके से, कैसी जगह पर वो बैठा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी उसको रेस्ट दिया जा रहा है, और कितना मोटिवेशन, मोरल, ये सारी चीजें व्यक्ति से रिलेटेड होंगी जो वर्किंग कंडीशन में या इसी से रिलेटेड इसी में आएंगी। उसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके बाद यानी उसका कितनी सिक्योरिटी है उसके पास, मतलब कितना लाइफ उसकी सिक्योर है कि वो काम कुछ ही साल के लिए कर रहा है या पूरे समय से इंडस्ट्री में उसकी लाइफ या उसकी जॉब है वो सिक्योर है या नहीं। अगर मान लीजिए उसने जॉब भी कर ली, उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट यानी अगर वो यहाँ से चला जाता है तो उसके पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारे इसी के फील्ड के अंतर्गत आती हैं। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में जो नुकसान होता है वो इंडस्ट्री और व्यक्ति पर्सनल दोनों को होता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी हाथ पैर में चोट लग गई या गंभीर रूप से घायल हो गया तो व्यक्ति का भी नुकसान है, दूसरा इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री का भी नुकसान है। मान लीजिए मशीनें वगैरह टूट गई तो व्यक्ति को कितना उसका भुगतान किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए उसका हाथ कट गया तो उसने अपनी लाइफ दी है उस इंडस्ट्री को, तो इस तरीके से कि उसे ओवरकम करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से इस कंपनी से कोई प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट गया मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट में जो कंज्यूमर होंगे उन कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए भी हमें इसी के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। वहां भी हमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही वो एक फील्ड है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे ही हमें कंज्यूमर, जब एक व्यक्ति कंज्यूमर के रूप में है तो उसके बिहेवियर को किस तरीके से हमें समझना है, क्या उसकी इमीडिएट उसकी तत्कालीन आवश्यकताएं क्या है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, तो उसके आधार पर विज्ञापन किस तरीके का होना चाहिए कि व्यक्ति उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारा जो है वो सारा इसी के फील्ड के अंतर्गत आएगा। हम इसका स्कोप भी कह सकते हैं, उसका फील्ड भी कह सकते हैं। उसके अलावा टिफिन और मैकॉमिक ने ये भी बताया है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये तीन फील्ड भी आकर मिल गए हैं। कौन कौन से? पर्सनल साइकोलॉजी, सोशल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और कंज्यूमर साइकोलॉजी। पर्सनल का मतलब वही सिलेक्शन, व्यक्ति या कर्मचारी का सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, उसे क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर भी हम एक चीज और ऐड कर सकते थे, ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, थोड़े समय बाद उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है ये भी इसी के फील्ड के अंतर्गत आता है। तो ये पर्सनल साइकोलॉजी में आएगा कि व्यक्ति का सिलेक्शन, उसका प्लेसमेंट, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इसी फील्ड के अंतर्गत आती हैं। और आज ये सारे जो हैं सारी चीजें वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का फील्ड भी है। सोशल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मतलब है कि व्यक्ति जहां पर काम कर रहा है, मैन मशीन सिस्टम है एक तरीके से, व्यक्ति और मशीन, तो उसके बीच में एक तरीके से कॉम्बिनेशन किस तरीके का है उसको समझना, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो वो सारी चीजें सोशल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आएगी, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही एक फील्ड है। तीसरा है कंज्यूमर। जब व्यक्ति एक कंज्यूमर के रूप में है, कंज्यूमर साइकोलॉजी कंज्यूमर के रूप में है, एक उपभोक्ता के रूप में है, तो वो क्या चाहता है, किस तरीके का विज्ञापन दिया जाए कि व्यक्ति उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, और किस तरीके से उसकी इमीडिएट उसकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकताएं हैं, तो उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये फील्ड भी बहुत बड़ा है, कंज्यूमर साइकोलॉजी, जो आज इस फील्ड के अंतर्गत ही आ गया है। तो टिफिन और मैकॉमिक ने ये बताया कि ये सारी चीजें तो हैं ही, इसके साथ साथ ये तीन फील्ड भी इसके साथ ही मिल गए हैं। तो आज के समय में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। इसके अंतर्गत सब लीडरशिप, सुपरविजन किस तरीके का है, सुपरविजन स्टाइल्स किस तरीके के हैं, मोरल, मोटिवेशन, ये सारे इसी के फील्ड के अंतर्गत आते हैं कि व्यक्तियों को किस तरीके से इंडस्ट्री में मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको एक्सीडेंट, ये सारी चीजें, सेफ्टी,
ये सारे इसी की फील्ड है। अगर हम वैसे भी समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। तो एक तरीके से जो डेफिनेशन होती है उसी में इसके सारे फील्ड आ जाते हैं। जैसे कल हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है किन क्षेत्रों में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसको कंज्यूम करने में। तो प्रोडक्शन किसी चीज का किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे वो किसी व्यक्ति तक पहुंच रही है, उपभोक्ता तक पहुंच रही है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कोई चीज बनी और किस तरीके से अंतिम हाथ में पहुंची, कंज्यूमर के हाथ में पहुंची, वहां तक जो है वो सारा जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का फील्ड है। तो हम इसको अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में आगे टॉपिक वाइज भी करेंगे। सिलेक्शन, प्लेसमेंट, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें आगे डिटेल में भी आएंगी। थैंक यू।